माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के नए पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। इसी प्रकार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हल करेंगे और इसके बाद हम लोग पार्ट वाइज वीडियो को देखते रहेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड य और व। खंड य में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड व में वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो खंड य में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें 7 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री, 7 बायो के प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड व में दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 20 प्रश्न जो हैं वो आपकी OER सीट पे भरे जाएंगे, जिसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है भर के कि किस तरह से OER सीट भरा जाता है। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं कि किस तरह से OMR सीट को एग्ज़ाम में भरेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। वहाँ हमने जो है बहुत डिटेल से OMR सीट को भरना बताया है। तो चलें इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न बहुविकल्पी जो आया है। यहाँ प्रश्न मिला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, R बराबर 2F, या ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं कि F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपसे क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या R पूछा है, तो R बराबर 2F, यानी R बराबर 2 गुणी फोकस दूरी 20 है, तो 20 में 2 से गुणा करो, 20 दूनी 40, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान रहे, यहाँ पे उत्तल दर्पण है। अगर यहाँ पे उत्तल के जगह अवतल होता तो अवतल के लिए पे माइनस होता, -40, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब क्या होती है, माइनस होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। उत्तल और अवतल में आपको -40 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा विकल्प में, और +40 सेंटीमीटर। अगर उत्तल है तो धनात्मक और अवतल है तो ऋणात्मक। दूसरा देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। थोड़ा सा यहाँ पे देखें, एक ही प्रश्न रिपीट हो गया है। अवतल लेंस दोनों है, तो एक को आप क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। ठीक है, एक अवतल लेंस, इसको अवतल दर्पण बना लेंगे, क्योंकि वही ऑप्शन 2 बार आया है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है आपका अवतल और दूर के लिए उत्तल। निकट के लिए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। अगर यह पे दूर होता, दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस। इससे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला है, एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा। तो इसके लिए फार्मूला होता है P बराबर VI। ठीक है, यहाँ पे वाट होता है और ये विभवांतर है, ये धारा है। आपसे धारा पूछा है, P का मान कितना है, कितने वाट का बल्ब है, तो 30 वाट का 30 आप लिख दें, बराबर V कितना है, वोल्ट 12, और गुणे I माने आपसे धारा पूछा है, तो इसको भाग दे दें, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, और 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर आप कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, यानी 5 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। इस तरह से आप हल कर लेंगे। आपको फार्मूला जब याद रहेगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। जो इसके लिए हमने जो है विद्युत चैप्टर का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सभी आंकिक प्रश्नों को हमने सॉल्व करवाया है बहुत डिटेल से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने विद्युत के सभी सवाल, परिपथ के सवाल, सबको जो है बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर पूछा जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं विद्युत चैप्टर से, तो आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम्ब, वोल्ट, एम्पियर। तो इससे देखें, आपको बोर्ड एग्जाम में मात्रक से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न तो जरूर मात्रक से पूछा जाएगा। तो मात्रक, जितने भी मात्रक होते हैं आप लोग उसको याद कर लें। हमने वीडियो की शॉर्ट वीडियो में भी डाला है मात्रक से संबंधित प्रश्नों को, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं।
विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर पूछता धारा, तो धारा का मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है। अगला है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन होता है वे पदार्थ जिसको जलाने पे जो है ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा निकलती है, वो ईंधन कहलाते हैं। लेकिन उत्तम ईंधन क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है, जिसका कैलोरी मान अधिक हो, ठीक है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो, वो उत्तम उत्तम ईंधन माने जाते हैं। क्योंकि कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, इसको जलाएंगे तो धुआं होगा, प्रदूषण होगा। लेकिन यहाँ पे जैव गैस, जो बायो गैस होता है, मीथेन गैस होता है, जो प्रदूषण कम करता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जैव गैस। अगला है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होगी? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो पूछा है किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होगी, यानी कौन सा ऐसा पोषी स्तर है जिसमें संख्या ज़्यादा होगी? तो आपका हो जाएगा उत्पादक स्तर। ठीक है, उत्पादक स्तर में पेड़ पौधे आते हैं। अगला है, खंड ब से, खंड ब से रसायन विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न। आप देखें, यूरेनियम है, तो यूरेनियम क्षार धातु, अधातु, अस्थायी तत्व, अंतः संक्रमण धातु। तो यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण धातु होता है, जो एफ ब्लॉक के आपके एक्टिनाइड में पाया जाता है। ठीक है। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम को का प्रतिपादन किसने किया? मेंडलीफ ने, न्यूलैंड्स ने, मोजले ने, डॉबी, राइनर ने। तो जो आधुनिक आवर्त नियम था उसको मोजले ने प्रतिपादित किया था। लेकिन जो पहला, अगर सिर्फ आधुनिक ने हटा के सिर्फ आवर्त नियम पूछ ले तो मेंडलीफ का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब नाम आ जाएगा आधुनिक का तो मोजले आ जाएंगे। ठीक है। अब एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है मेथिनल, एथेनाइल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो एथिल अल्कोहल है, तो आप दुइये नाम से इसके पकड़ लें कि जब एथ लगा है तो एथ वाला सही होगा। एथ वाले कौन कौन से हैं? ए एथ है, ए एथ है, इन्हीं दोनों में से सही हो सकता है। चूँकि अब अल्कोहल है तो उसका जो अनुलग्न होता है वो आल होता है, तो इसमें आल है नहीं, आयल है, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल बोला जाता है, जिसका सूत्र होता है, आप लगे C2H5OH। ठीक है। अब देखें, अधातु है। अधातु क्या होते हैं? जिसमें चमक नहीं होती है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं वो अधातु कहलाते हैं, या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, अधातु। तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है और सोडियम धातु है, लेकिन फ्लोरीन क्या है? अधातु है। ठीक है, आपसे अधातु पूछा है तो फ्लोरीन हो जाएगा। यह भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो आवर्त सारणी में जो 17वां समूह होता है उसमें सभी ऋण विद्युतीय तत्वों को रखा गया होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो आप लोग इसी को बोलेंगे फ्लोरीन। आप लिख सकते हैं सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, सबसे ज़्यादा ऋण आयन होता है इसमें, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व होता है। अगला देखें, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल होते हैं जो प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थों से पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल माना जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी प्रबल अम्ल है। लेकिन जो HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, यह दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इन तीनों की अपेक्षा ये दुर्बल अम्ल है। अगला देखेंगे, लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण और इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन निकले। अपचयन इसी का उल्टा होता है।
ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का जुड़ना। उदासीन कलम क्रिया, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन जंग लगता है, देखिए आपको पता है कि जब आप लोहे की चीज़ों को बाहर रख देते हैं खुले में, तो वह वायु एवं नमी के संपर्क में जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जिस पे एक जंग लग जाता है वही आयरन ऑक्साइड जो है जंग बन जाता है जंग के रूप में, और लोहे को क्या करता है, नष्ट करता है, संक्षारण बन जाता है। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, तो हो जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह रसायन विज्ञान के भी 6 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आते हैं जीव विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। उपखंड ग में देखें, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौरड़क के दांतों की संख्या। दांतों से एक प्रश्न आता है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं आपको जानकारी होना चाहिए। दांत जो हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उसको जो है दंत सूत्र के हिसाब से रखा गया। दंत सूत्र, दांत का सूत्र भी होता है, क्या होता है, ICPM और EM। ठीक है, ऊपर भी वही होता है और नीचे भी। जैसे दांत में ऊपर भी जबड़ा, नीचे भी जबड़ा। यहाँ पे आपसे प्रश्न है पूछा है प्रतीक जबड़ा। ठीक है, जबड़ा ऊपर भी है नीचे भी होता है, ऊपर भी दांत होते हैं नीचे भी। तो ICPM EM यहाँ भी लिख सकते हैं, ICPM और EM होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुणे 2 क्यों होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे। अब आई किस लिए है, आई कृंतक दांत के लिए। कृंतक मीन्स काटने वाले दांत, और सी है रदनक, चीरने फाड़ने वाले, और PM ए अग्र चौड़क हैं, जो आगे के चौड़े दांत होते हैं, चबाने के लिए आते हैं, और यम जो है चौड़क होते हैं, जो चबाने के काम आते हैं, पीसने वाले दांत। ठीक है, तो अगर इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ से फिर कर दे रहे हैं। देखिए हमारे पास जगह कम है। यहाँ पे होता है आपका 2, 1 और 2, 3। ऊपर भी वही 2, 1, 2, 3। जब आप इसमें 2 से गुणा कराते हैं, क्यों 2 से गुणा कराते हैं, क्योंकि ऊपर भी नीचे ऊपर भी दांत होता है, नीचे भी दांत होता है, इसलिए 2 चीज़ें होती हैं। 2 जबड़े हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम देखें यहाँ से, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, यानी 8 हो गए। ठीक है, तो 8 कौन कौन से दांत होते हैं, जो 8 आया वो आपका कृंतक का आया, यानी काटने वाले कृंतक दांत होते हैं 8। आगे के सामने जो दांत होते हैं काटने वाले, वो 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे, तो 4 4 मिलके 8 कृंतक हो गए। अब 2 एक करने 2 और 2 एक करने 2, तो 2 2 4 दांत हो गए आपके रत्नक के, जो चीरने फाड़ने वाले होते हैं, साइड में होता है। अब 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 दांत हो गए। यह अग्र चौड़क हो गए, जो चौड़े आगे की चौड़े होते हैं। अब 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 6 6 12 हो गए चौड़क के दांत। अब आपसे चौड़क पूछा है कि मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चौड़क के दांतों की संख्या। तो चौड़क के दांत लास्ट वाले होते हैं, तो 3 दूनी 6, प्रत्येक जबड़ा, एक जबड़ा में हो गया 6, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा दोनों जबड़े की, तो 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। अगर पूछा जाए कि दूध के दांतों की संख्या, जो बच्चों में दूध की दांतें होते हैं जो झड़ते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या आपकी 20 होती है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दांत से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क। ठीक है, जिसको कृंतक में आपका हो गया 2, रदनक में 1 हो गया, अग्र चौड़क में 2 और चौड़क में 3। 2 से गुणा करा दिए, क्योंकि 2 ऊपर होता है, 2 नीचे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 2 करने 2, 2 करने 2, 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 हो गया। अब कुल जोड़ लेंगे तो आप यहाँ पे तो 32 हो जाएगा। अगला देखते हैं, परागकोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। जो परागकोश होते हैं उसमें परागकण होते हैं। ठीक है, और परागकण में जो है नर युग्मक होते हैं, जिसको पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। पूछ लिया जाता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, दल, बाह्यदल और पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृत बीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो आवृत बीजी
पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर से। अगला है, निम्न में से कौन परागकोश में पाए जाते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो यहाँ भी देखें परागकोश है, यहाँ भी तो प्रश्न सेम ही दे दिया है। तो यहाँ पे जो है वो दूसरी तरह से बना दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बस वही चीज़ है, परागकोश में क्या होता है? परागकोश में पराग कण होते हैं। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 45, 46, 47। तो गुणसूत्रों को जो है अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। अगर गुणसूत्र नहीं लिखा है तो क्रोमोसोम से देखने को मिलेगा आपको। तो अगर जोड़ी पूछा जाएगा तो 23 जोड़ी बताएंगे, और संख्या पूछी जाएगी तो 23 दूनी 46। संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए ऑटोसोम्स की संख्या, तो ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी यानी 44। लेकिन आपसे पूछा है गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, और 23 दूनी 46 हो जाएगा। अगला है, केंद्रक का निर्माण होता है डीएनए से, प्रोटीन से, आरएनए से, न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो केंद्रक का निर्माण होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। अगला है, अलैंगिक जलन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में। तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन, वह हाइड्रा में भी पाया जाता है। अगर ऑप्शन में हाइड्रा नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? ईस्ट लगा देंगे। ईस्ट एक खमीर होता है जो पाव रोटी, डबल रोटी को स्पंजी मुलायम बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके विज्ञान के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।